भारत और नेपाल, ये दो नाम सिर्फ नक्शे पर पड़ोसी देशों के नहीं हैं, इनमें एक बहुत गहरा रिश्ता है, संस्कृति का, धर्म का, इतिहास का और हाँ, एक अटूट भाईचारे का भी। बिल्कुल, जिसे अक्सर लोग रोटी बेटी का संबंध भी कहते हैं। सही कहा। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि हवा कुछ बदली है। इस रिश्ते में थोड़ी सी क्या कहें, असहजता सी महसूस हो रही है। हाँ, ये बात तो है। नेपाल में कभी-कभी ये भारत विरोधी सुर क्यों उठने लगते हैं? ये जो सदियों पुराने संबंध हैं, ये एक नए दौर से क्यों गुजर रहे हैं? देखिए, यही सवाल आज हमारी इस चर्चा के केंद्र में है। जो स्रोत हमने देखे हैं वो इसी बदलाव की परतें खोलने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके पीछे असल वजह क्या है। क्या कोई बाहरी ताकतें जैसे चीन इसमें कोई भूमिका निभा रही हैं? और ये सीमा विवाद जो बार बार उठते हैं। हाँ, ये सुगौली संधि वाला मामला, गंडक नदी, काली नदी, जी, इनका ऐतिहासिक और जमीनी सच क्या है? तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे, जो जानकारी हमारे स्रोतों में दी गई है उसके आधार पर। ठीक है, तो फिर चलिए शुरुआत इतिहास की जड़ों से करते हैं, जहां से शायद आज के कई मसलों के तार जुड़े हुए हैं। बात तब की है जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। हाँ। और नेपाल के शासकों ने अपनी ताकत बढ़ाई थी। तराई से लेकर कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम के हिस्सों तक अपना प्रभाव फैलाया था। जी, और फिर आया 1814 से 1816 का वो दौर, जब उनका सामना हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अच्छा, अंग्रेज नेपाल युद्ध। हाँ, वही। इस युद्ध के बाद 1816 में बिहार के चंपारण जिले में एक जगह है सुगौली। सुगौली, हाँ सुना है। वहाँ एक बहुत अहम संधि हुई, सुगौली संधि। इस संधि ने नेपाल की सीमाओं को मतलब फिर से तय किया। नेपाल को युद्ध में जीते कई इलाके जैसे कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम का कुछ हिस्सा वो अंग्रेजों को देने पड़े। और सबसे जरूरी बात, इसी संधि ने सीमा तय करने के लिए नदियों को आधार बनाया। पश्चिम में काली नदी, पूर्व में मेची नदी और दक्षिण में बिहार बॉर्डर पर गंडक नदी। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? बिल्कुल, कि जिन नदियों को सीमा का आधार बनाया वो तो ठहरी प्राकृतिक चीजें, और नदियां तो अपना रास्ता बदलती रहती हैं। सही पकड़ा। तो मतलब जो संधि सीमा विवाद सुलझाने के लिए थी, वही नदियों के रास्ता बदलने की वजह से नए विवादों का जड़ बन गई। बिल्कुल सही समझा आपने। यही इस पूरे मसले की क्या कहते हैं जड़ है। लगभग 200 साल पुरानी संधि की शर्तें आज भी इसलिए विवादित हैं क्योंकि वो जिन नदियों पर आधारित थी वो नदियां अपनी जगह पर टिकी नहीं रहीं। अच्छा। और इसका एक बहुत साफ उदाहरण हमें गंडक नदी से जुड़े विवाद में मिलता है। सुस्ता गांव का विवाद जिसे कहते हैं। गंडक नदी, हाँ, जिसे नेपाल में नारायणी नदी भी कहते हैं। तो हुआ ये कि समय के साथ इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। हाँ, और इस बदलाव का सीधा असर पड़ा सुस्ता गांव पर। जब संधि हुई थी तब ये गांव नदी के उस पार था, मतलब नेपाल के हिस्से में। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे नदी ने अपनी धारा बदली और गांव जाहिर है इस तरफ आ गया जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। अब नेपाल का दावा है कि भाई जमीन तो ऐतिहासिक रूप से हमारी है, गांव हमारा था। जबकि भारत का तर्क ये है कि जब सीमा ही नदी के भाव से तय होनी थी तो नदी के रास्ता बदलने से सीमा भी मतलब स्वाभाविक तौर पे बदल गई। जी, और ये मामला आज तक सुलझ नहीं पाया है। दोनों देशों के रिश्तों में एक कांटे की तरह चुभता रहता है। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल की एक घटना, एक नदी का रास्ता बदलना, दो देशों के बीच राजनीतिक अविश्वास का इतना बड़ा मुद्दा बन सकती है। गंडक के अलावा जो दूसरा और शायद आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सीमा विवाद है, वो काली नदी और उससे जुड़े काला पानी क्षेत्र को लेकर है। हाँ, काला पानी। यहाँ जो बुनियादी मतभेद है वो इस बात पर है कि काली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी भी कहते हैं, उसका असली उद्गम मतलब वो शुरू कहाँ से होती है। अच्छा, तो उद्गम को लेकर क्या अलग अलग दावे हैं दोनों तरफ से? देखिए, भारत का पक्ष ये है कि नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे के पास से होता है और यही समझ 1816 की सुगौली संधि के समय भी थी, जिसके आधार पर सीमा बनी। ओके। लेकिन नेपाल का जो नया दावा है वो ये है कि नदी का उद्गम लिपुलेख से भी और पश्चिम में एक जगह है लिम्पिया धुरा, वहां से होता है। और अगर नेपाल के इस दावे को मान लिया जाए तो इसका असर क्या होगा? फिर जमीन पर क्या फर्क पड़ेगा? असर काफी बड़ा है। अगर लिम्पिया धुरा को उद्गम मान ले तो फिर काला पानी,
लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये तीनों इलाके जो फिलहाल भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, हाँ, वो नेपाल के नक्शे के हिसाब से उसके हिस्से में आ जाते हैं। समझ गया। और भारत के लिए ये काला पानी क्षेत्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, इसका महत्व कहीं ज्यादा है। ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहम जगह है ना? निश्चित रूप से ये इलाका भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन के बहुत करीब है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, उसकी यात्रा का एक प्रमुख रास्ता यहीं से गुजरता है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, ये चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रास्ता देता है। और हाल के सालों में भारत ने इसी इलाके में लिपुलेख दर्रे तक करीब 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क भी बनाई है। हाँ, जिस पर काफी विवाद हुआ था। जी, जिसका नेपाल ने पुरजोर विरोध किया था। तो ये मामला सिर्फ सीमा का नहीं रह जाता, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीति और करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। ये इसे और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। बिल्कुल। और जब मुद्दे इतने पेचीदा हों तो उनमें राजनीतिक रंग भी तेजी से घुलता है। यहीं हमें नेपाल की घरेलू राजनीति और बाहरी प्रभावों को भी देखना होगा, खासकर चीन के बढ़ते दखल को, जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं। हाँ, इस संदर्भ में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उनके समय में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। जी हाँ, जिसमें इन विवादित क्षेत्रों काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया। कई जानकारों का मानना है कि ये कदम चीन के इशारे या प्रभाव में उठाया गया था। बिल्कुल। सिर्फ नक्शा ही नहीं, उस दौरान ओली जी की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी आए जिन्होंने भारत नेपाल संबंधों में काफी कड़वाहट घोली। जैसे वो राम जन्मभूमि वाला बयान। हाँ, जैसे उनका ये दावा कि भगवान राम का जन्म भारत की अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में कहीं हुआ था। इसके बाद उस नए नक्शे को नेपाल की करेंसी नोटों पर छापने का फैसला भी हुआ। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक इशारा करती हैं कि काठमांडू में जो उस वक्त चीनी राजदूत थी, उनका ओली सरकार के फैसलों पर काफी ज्यादा प्रभाव था। तो इन सब के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ अपनी अंदरूनी राजनीति में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाकर वोट बटोरने की कोशिश थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे शायद कई वजहें थी। एक तो हाँ, अपनी घरेलू राजनीति में राष्ट्रवाद को हवा देकर राजनीतिक फायदा लेना। दूसरा, जानबूझकर भारत के साथ तनाव पैदा करना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, चीन के रणनीतिक हितों को साधना। ये घटनाएं नेपाल की राजनीति में चीन के बढ़ते और ज्यादा मुखर होते दखल का एक साफ संकेत देती हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक उठापटाक और सीमा विवादों की चर्चा के बीच हमें उस तस्वीर को भी नहीं भूलना चाहिए जो भारत और नेपाल के रिश्तों की असली बुनियाद है। वो है लोगों के बीच का गहरा जुड़ाव। आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर ध्यान दिलाया। ये रिश्ते सिर्फ सरकारों या नक्शों तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच एक खुली ने बिल्कुल सही मुद्दे पर ध्यान दिलाया। ये रिश्ते सिर्फ सरकारों या नक्शों तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच एक खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर। हाँ, ये तो कमाल की बात है। शायद दुनिया में अपनी तरह की अनोखी व्यवस्था है ये। लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आराम से आते जाते हैं। लाखों की संख्या में नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं, काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हर जगह दिखते हैं। सुरक्षा गार्ड के तौर पर, घरों में सहायक के रूप में, रेस्टोरेंट्स में शेफ के तौर पर, न जाने कितने ही और काम करते हैं। बिल्कुल। और फौजी रिश्तों का तो कहना ही क्या। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स, उनका शौर्य, उनका बलिदान, इसका एक लंबा और बहुत गौरवशाली इतिहास है। नेपाली युवाओं की बहादुरी तो जग जाहिर है। और वो अनोखी परंपरा भी तो है जिसमें दोनों देशों के सेना प्रमुख एक दूसरे देश के मानद सेनापति बनाए जाते हैं। हाँ, ये आपसी सम्मान और विश्वास का कितना बड़ा प्रतीक है ना? इसके साथ ही भारत हमेशा से नेपाल की जरूरत के समय में खड़ा रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई हो जो टैंकरों के जरिए जमीनी रास्ते से नेपाल पहुंचती है, या फिर दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं में मदद हो। भारत नेपाली छात्रों को शिक्षा और रोजगार के बहुत सारे अवसर देता है। अच्छा। यहाँ तक कि जब भारत ने सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया तो नेपाल को उसमें भागीदारी का न्योता दिया। और एक और उदाहरण है पाम ऑयल का। पाम ऑयल, वो कैसे? देखिए,
भारत दुनिया के बड़े उत्पादकों जैसे मलेशिया या इंडोनेशिया से खरीदने के बजाय नेपाल से पाम ऑयल खरीदता है। क्यों? ताकि नेपाल की इंडस्ट्री और वहाँ के रोजगार को सहारा मिल सके। भले ही नेपाल खुद पाम उगाता नहीं है, सिर्फ प्रोसेस करता है। अरे वाह, ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी। ये पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हालांकि नेपाल की तरफ से एक चिंता व्यापार असंतुलन को लेकर भी कभी-कभी जताई जाती है। हाँ, वो बात आती है कि वो भारत को उतना सामान नहीं बेच पाता जितना भारत से खरीदता है। दिलचस्प बात है कि कुछ ऐसी ही चिंता भारत की चीन के साथ व्यापार को लेकर है। बिल्कुल, ये व्यापारिक मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जमीनी स्तर पर रिश्ते इतने गहरे हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य, तो फिर राजनीतिक स्तर पर बार बार ऐसी कड़वाहट क्यों पैदा हो जाती है? क्यों भारत को निशाना बनाया जाता है? और शायद इसी सवाल का जवाब हमें चीन के उस बड़े रणनीतिक खेल में मिलता है जिसका जिक्र स्रोत बार बार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि चीन का एक प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य भारत और उसके पड़ोसियों के बीच शक और दूरी पैदा करना है, और नेपाल जिसके साथ भारत के इतने खास ऐतिहासिक रिश्ते हैं, वो चीन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निशाना बन जाता है। चीन की खास नजर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। हाँ, वो पतला सा जमीनी रास्ता जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। सामरिक नजरिए से ये भारत के लिए बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण इलाका है। बिल्कुल, और चीन की रणनीति यही लगती है कि वो नेपाल में और साथ ही भारत के अन्य पड़ोसियों जैसे म्यांमार और बांग्लादेश में भी अपना प्रभाव इतना बढ़ा ले कि वो भारत के इस चिकन नेक पर दबाव बना सके, इसे कमजोर कर सके या भविष्य में यहाँ तक अपनी पहुंच आसान कर सके। अच्छा, इसीलिए चीन नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, सड़कें, एयरपोर्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है और अपने रेल नेटवर्क को तिब्बत से आगे बढ़ाकर नेपाल तक लाने की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। हाँ। नेपाल की अपनी भौगोलिक स्थिति भी उसे इस खेल में एक अहम खिलाड़ी बना देती है। वो एक लैंडलॉक देश है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। हाँ, और भारत और चीन जैसी दो बड़ी ताकतों के बीच एक बफर स्टेट की तरह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नेपाल अपनी स्थिति का इस्तेमाल दोनों तरफ से मोल भाव करने के लिए भी करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि चीन नेपाल को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दे रहा, बल्कि उसे भारत के खिलाफ अपने बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए एक तरह से कहें तो मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी बातचीत में हमने काला पानी का जिक्र उत्तराखंड सीमा विवाद के संदर्भ में किया, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत के इतिहास में काला पानी का एक और मतलब भी रहा है, जिसका इस सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। शायद उस पर भी एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना जरूरी है ताकि कोई भ्रम न रहे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। वो दूसरा काला पानी असल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सेलुलर जेल है, उसका अनौपचारिक नाम था। हाँ, सेलुलर जेल अंडमान। ये ब्रिटिश राज के दौरान भारत की सबसे कुख्यात जेल मानी जाती थी। यहाँ अंग्रेज उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भेजते थे जिन्हें वो सबसे खतरनाक मानते थे और जिन्हें वो बाकी दुनिया से बिल्कुल काट देना चाहते थे। जैसे वीर सावरकर का नाम आता है, उन्हें इसी सेलुलर जेल में रखा गया था। कहते हैं उन्होंने जेल की दीवारों पर कोयले से कविताएं लिखी थी। जी, वहाँ कैदियों पर बहुत अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। नारियल का छिलका उतरवाना, कोल्हू में बैल की जगर जुतवाना, भारी बेड़ियों में जकड़ कर रखना, गंदा खाना देना और फांसी देना तो आम बात थी। सेलुलर जेल में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने का इंतजाम था। वो जगह अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता का प्रतीक बन गई थी। तो ये समझना जरूरी है कि ये ऐतिहासिक काला पानी जेल उत्तराखंड के सीमावर्ती काला पानी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। धन्यवाद ये स्पष्ट करने के लिए। तो अब वापस भारत नेपाल के वर्तमान संबंधों और भविष्य की राह पर आते हैं। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आगे क्या होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि नेपाल को ये समझने की जरूरत है कि इतिहास गवाह है, जमीनी हकीकत भी यही है कि भारत ही उसका सबसे स्वाभाविक और भरोसेमंद साथी रहा है और शायद भविष्य में भी रहेगा। चीन के जो तात्कालिक फायदे हैं या लुभावने वादे हैं, उनके जाल में फंसना लंबे समय में नेपाल के हित में नहीं होगा।
और भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सीमा विवादों को लेकर क्या रवैया होना चाहिए? भारत के लिए जरूरी है कि वो सीमा विवादों को लटकाए रखने के बजाय उनका स्थायी समाधान खोजने के लिए लगातार और धैर्य के साथ कूटनीतिक प्रयास जारी रखें। बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। स्रोतों में एक सुझाव ये भी दिया गया है कि काला पानी जैसे जो बहुत ज्यादा संवेदनशील और विवादित क्षेत्र हैं, उनके लिए शायद किसी तरह के साझा उपयोग या कॉमन यूज या कोई विशेष व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। अच्छा, जिससे ये मुद्दा नेपाल की अंदरूनी राजनीति में बार बार उबाल ना मारे। ये एक दिलचस्प सुझाव है, कोई रचनात्मक दिशा हो सकती है। हाँ, क्योंकि अगर ये विवाद बने रहते हैं और रिश्तों में खटास बढ़ती है, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा किसी तीसरे पक्ष यानी चीन को ही मिलेगा। ये तो पुरानी कहावत है ना कि जब दो भाइयों में झगड़ा होता है तो फायदा हमेशा पड़ोसी या बाहर वाले का होता है। बिल्कुल सही कहा। रिश्तेदारी की बात आपने कही, और शायद भारत नेपाल संबंध इसी नजरिए से देखे जाने चाहिए। सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों वाले एक परिवार की तरह। बिल्कुल, लेकिन आज चुनौती यही है कि इस स्वाभाविक रिश्ते पर भू राजनीतिक मजबूरियों का, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का और चीन जैसी बाहरी ताकतों का दबाव बढ़ रहा है। वो इसे कमजोर करने की कोशिश में लगी हैं। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी, ये जो भारत और नेपाल के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत बंधन है, क्या वो सरकारों के बीच की इस राजनीतिक खींचतान और बाहरी दबावों का सामना कर सकते हैं? भविष्य में इस भाईचारे की डोर को और कैसे मजबूत किया जा सकता है ताकि बाहरी ताकतें इसका फायदा ना उठा सकें? इस पर सोचने की जरूरत है।